राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अखिलेश में। जैसा कि हम डेली होमवर्क सीरीज के रूप में लुसेंट को स्टार्ट किए हुए हैं और 1 से 5 पेज डेली देते हैं शुरू से। आज का से पेज नंबर 46 से पेज नंबर 50 के बीच का जो जो भी क्वेश्चन लुसेंट से बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और कुछ उससे जो मेन टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए टॉपिक हो गया जैसे कि अष्टप्रधान पेशवा से संबंधित है, मतलब शिवाजी के। और ये देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके बीच में हम लाए लेकर के आए हुए हैं और डेली इसी तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन पेज बाई पेज बन सकता है लुसेंट से संबंधित जो भी दिया हुआ है अदर क्वेश्चन के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे, जो मतलब कि लुसेंट से थोड़ा सा बाहर का है, जो लुसेंट से नहीं दिया हुआ है। गूगल पर सर्च मार कर डिस्कस हम देखे हुए हैं इसका, और गूगल से सहारा लेकर के आपके बीच सभी का एक एक क्रमबद्ध में क्वेश्चन किस तरह का से बन सकता है हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिए टॉपिक भी है इसमें। टॉपिक जो मेन टॉपिक दिया हुआ रहता है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। और डिस्कस करने के बाद पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो ऊपर में क्वेश्चन आप देखें उस क्वेश्चन के माध्यम से 100 क्वेश्चन है 1 से 5 पेज, यानी 46 से लेकर के 50 नंबर जब लुसेंट के न्यू एडिशन जो है 2025 का उसका पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बन सकता है आपसे, आप बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए लुसेंट जानते हैं कि 50% लुसेंट से हमेशा पूछता है, हमेशा पूछेगा। चलिए बिन देर किए हुए हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य क्या थे। पद जैसे कि सूबेदार किससे संबंधित था, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना और प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। जैसे कि दीवान किससे संबंधित था, तो दीवान आप देख रहे हैं कि किससे संबंधित है। दीवान जो है आपका प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, यानी कि सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। तो दीवान हो गया, जैसे सूबेदार हो गया, सूबेदार कार्यकारिणी का प्रधान था, प्रांतों में शांति स्थापित करता था। बख्शी क्या होते थे, तो प्रांतीय सैन्य प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। फौजदार जिले का प्रधान, फौजी अधिकारी मतलब जिले में रहता था। फौजदार कहाँ रहता था, जिले में। अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। देखिए वो फौजी था अधिकारी, राजस्व अधिकारी है अमलगुजार, यानी कि आमिल देखिए एक नीचे भी दिया हुआ है जो ग्राम से, तो उसको अमलगुजार या आमिल भी कह सकते हैं, लेकिन अमलगुजार सही है। कोतवाल जो नगर में रहता था, कोतवाल जैसे नगर का प्रधान था, जैसे पुलिस विभाग से संबंधित था यह। सिकदार परगने की प्रमुख अधिकारी थे, सिकदार को जो था परगना में रहता था, परगना। आमिल ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, तो आमिल याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग हर एक टॉपिक को जो मेन दिया हुआ है उस टॉपिक को देखते चलेंगे और एक एक टॉपिक को, जैसे कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा, आप लोग साथ में रहें, साथ में पढ़ें। अभी जैसे कि देखिए अब ये भूमि 4 प्रकार की होती थी। एक कृषि योग्य एकदम भूमि, जैसे पोलज जिसमें जब्ती से प्रणाली टोडरमल का 10 साल व्यवस्था स्टार्ट किया था, तो उस टाइम जो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे पोलज नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल जिसमें उगाते हैं हम लोग पोलज कहते हैं। पर्ती 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती को पर्ती कहा जाता है। पर्ती देखिए, पर्ती जो है 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती करते थे उसको पर्ती कहते थे। चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती को चाचर कहते थे। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, तो बंजर कहलाता था। इस तरह से हर एक टॉपिक को जो मेन जो टॉपिक है कुछ डिस्कस पहले कर लेते हैं, फिर हम इस बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं क्या थी, तो गला बख्शी क्या था, तो गला बख्शी आप देख रहे हैं कि इसमें फसल का कुछ भाग सरकार से लिया जाता था। और नसक देखिए इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। व्यवस्था कहाँ थी, तो बंगाल में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह व्यवस्था कहाँ थी, नसक
यानी कि तो बंगाल में थी। जब्ती प्रणाली को दहसाल व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखिएगा हाथ में साथ में, कि सबसे बड़ा सिक्का संसब था। संसब मतलब सोना का था जो। और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का बोलेगा तो इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही, लेकिन सबसे बड़ा सिक्का संसब था जो अकबर द्वारा चलाया गया था। लोग आगे इसी तरह से मेन जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं। आप साथ में जुड़िए हमें, और लुसेंट को एक बार पढ़िए खुद से, फिर मेरे साथ मेरे वीडियो को देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए। और जैसे कि मुगल कालीन सिक्के क्या थे, देखिए मुगल कालीन सिक्के कैसे कैसे दिए हुए हैं, पहले पढ़ देते हैं। जैसे कि मुहर, मुहर क्या है, तो यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। मुहर क्या था, तो मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का। एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का बोलेगा तो इलाही। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का बोलेगा तो इलाही, लेकिन मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो गया है ये, तो सोने का सिक्का क्या होगा, मुहर हो जाएगा। मुहर, मुहर मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का है, जबकि स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था, इलाही। और संसद के बारे में बताया है कि अकबर द्वारा चलाया गया था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का था 101 तोले का था। कितने तोले का था, 101। इलाही यह सोने का गोल आकार का सिक्का था, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का यह था, इलाही। रहस्य क्या है, रहस्य देखिए, रहस्य भी है। यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। रहस्य क्या था, तो यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। रहस्य, गोल चौकोर, रहस्य, 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 गोल चौकोर, गोल चौकोर, ऐसे पढ़िए। पढ़ते चलिए, अपना से लुसेंट ले लीजिए, बैठ जाइए। नहीं याद होता है तो पढ़ेंगे, मुहर, 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 ऐसे बोलते चलिए और याद करते चलिए। एक ही वर्ड को आप 10 से 15 बार बोलते हैं तो आपके जेहन में बैठ जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा सा शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए वो आपका अपना हो जाएगा। और मेरे साथ जुड़िए, डेली क्वेश्चन उस पर कीजिएगा तो और अट्रैक्ट करके आपका माइंड जो है, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा क्रमबद्ध में। रहस्य, रहस्य कैसा था, तो गोल और चौकोर था, गोल और चौकोर था, और 5.5 तोले का था रहस्य न। इलाही सोने का गोल आकार का सिक्का था, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। संसद 101 तोले का था, अकबर द्वारा चलाया गया था, और सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। मुहर मुगल काल का सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था। आत्मा, आत्मा मतलब 25 तोले के सोने का सिक्का आत्मा कहलाता है। 25 तोले का, 25 आत्मा। आत्मा कब संतुष्टि होता है इंसान को, जब 25 तोले का सोने का सिक्का लेता है, तब बिनसात मतलब तो 20 हुई करता है। 20 तोले के सोने का सिक्का, देखिए ये सब जो है इतना सोने के हम लोग सिक्का देखें, सोने का सिक्का बिनसात तक। जबकि रुपया चांदी का सिक्का था, जलाली चांदी का सिक्का था, रुपया जलाली चांदी का सिक्का था। देखिए और भी चांदी के सिक्के प्रचलित थे, जैसे कि दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी। तो दरब, चंदन, चंदन, चरण, दरब हो गया, चरण हो गया, चंदन हो गया, द हो गया, कल हो गया, सुकी हो गया। तो बोलिएगा एक आध बार, ध्यान से रखिएगा। जितना छोटका छोटका देख रहे हैं ना, दह, कल, सुकी, दह, कल, सुकी, याद हो गया। दह, कल, सुकी, दह, कल, सुकी। चरब, चरण, चंदन, चरब, चरण, चंदन, चरण, चंदन, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप बोल करके। 10 बार 15 बार बोलिएगा तो खुद से याद हो गया। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, धीरे धीरे ऐसे ही बोलते चलिए, याद करते चलिए, लुसेंट को पढ़ते चलिए। लुसेंट बिना कुछ नहीं, सब कुछ समझिए कि सुना सुना है। लुसेंट एक बेसिक किताब है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे 50% आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप दीजिएगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इसी से क्वेश्चन बहुत सारा बना था। 30 से 40 क्वेश्चन सीधे एकदम मिला था। तो दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। सभी कुछ थे चांदी के। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुगल कालीन पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो चांदी का रुपया था। रुपया किसका सिक्का था, तो चांदी का था। जलाली भी चांदी का था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सुकी सब सभी को जी के है चांदी के। दस्तक क्या है, तो एक व्यवसाय परमिट है। दस्तक क्या है, तो व्यवसाय परमिट है।
देखिए दैनिक लेन देन के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते थे, दैनिक लेन देन के लिए तो तांबे के दाम का प्रयोग कर होता था। दैनिक लेन देन के लिए बोलेगा तो तांबे के दाम का, और 1 रुपया में 40 दाम होता था। यानी कि सुनिए, तांबा सस्ता होता है तो 40 वो तांबा के दाम ले जाएंगे तो 1 रुपया मिलेगा चांदी का। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मेन मेन जो टॉपिक है लूसेंट में दिया हुआ उसको हम उठाए हैं और एक रिवीजन के तौर पर लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आपको डेली खुद से 1 से लेकर के 5 पेज तक पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद मेरे साथ मेरे डेली डेली हम पर डे हम शुरू से अब स्टार्ट करेंगे। जैसे 46 से 50 पेज हो जाएगा, फिर 50 से 55 चलेगा, प्ले 51 से 55 चलेगा। इसी तरह से डेली हम क्रमबद्ध यहीं से स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। पहले का जो भी छूट गया है जिन लोगों का, फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे उस पर, और डेली फिर उसी तरह से इसी तरह से डेली हम 100 क्वेश्चन का 1 से लेकर के 5 तक लूसेंट का पेज करके कवर कराएंगे। और आप टेंशन मत लीजिएगा, याद भी हो जाएगा आपको, हम याद करवा देंगे पूरे लूसेंट। जैसे जात, अब देखिए जात होता है एगो पद होता है, जात और सवार समझिएगा। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से क्या, व्यक्ति के, तो व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जबकि सवार से, सवार सवार पद से क्या होता था, घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जात से क्या, तो वेतन और प्रतिष्ठा। जात मतलब वेतन और प्रतिष्ठा, जिसका वेतन और प्रतिष्ठा जितना अधिक है उतना ही मतलब कि जात उच्च है ना। सवार पद से घुड़सवार, सवार मतलब कि घुड़सवार, घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। ये भी देख लीजिए, एक नोट पॉइंट है कि अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। तो जात मतलब कोची, तो वेतन और प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी मिलता है। जबकि औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, 79 हो गई थी। कितना हो गई थी औरंगजेब में, 79, और अकबर में कितना था, तो 29 था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया था। देख लीजिए किसको दिया था, तो महाबत खां को दिया था। जहांगीर ने सवार पद में, देखिए सवार पद मतलब घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञान होता था इससे न। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने किया था, तो जहांगीर ने। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया था, तो महाबत खां को दिया गया था। किसको दिया गया था, महाबत खां को दिया गया था। ये एक और यहाँ पॉइंट है, देख लीजिए कि शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी। शिवाजी महाराज के पास कितने प्रसिद्ध तलवारें थीं, तो 3 प्रसिद्ध तलवारें थीं। भवानी, भवानी एक हो गया, जगदम्बा हो गया, तलुजा हो गया। भवानी तलवार शिवाजी का पसंदीदा तलवार थी। तो पूछेगा कि शिवाजी की पसंदीदा तलवार को क्या कहते थे, तो भवानी थी। जगदम्बा तलवार अभी वर्तमान में लंदन में है, वर्तमान में कहाँ है, लंदन में। और तलुजा तलवार कहाँ है, तो सिंधु दुर्ग के किले में स्थित है, सिंधु दुर्ग में। तलुजा कहाँ है, सिंधु दुर्ग में। जबकि जगदम्बा कहाँ है, लंदन में है। और भवानी शिवाजी के पसंदीदा तलवार थी। देखिए अब हम मराठों के जैसे कर के बारे में बताते हैं। तो कर जैसे 2 प्रकार के कर हुआ करता था। एक स्वराज था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो जिस पर भूमि पर नियंत्रण थी उससे स्वराज नामक कर वसूलते थे। जो हाँ एक मुगतई कर था। मुगतई जैसे कि मुगतई को मूल के एक कदीम भी कहते हैं। मुगतई कर को किस क्या कहते हैं, तो मूल के एक कदीम भी कहते थे। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी असूला करते थे। तो देखिए मुगतई को क्या कहते हैं, मूल के एक कदीम। मूल के कदीम क्या है, तो एक प्रकार का कर है। मतलब कि वो क्षेत्र था जिससे, मतलब क्षेत्र था जिससे वह चौथ एवं सरदेशमुखी असूलते थे। तो देखिए नोट पॉइंट, चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था, जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। ठीक, चौथ भू राजस्व का 1/4 यानी कि 25%। चौथ बोलेगा तो 25% हो गया, 1/4। जबकि जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। कि मान लीजिए कि हम मराठा पर, जैसे कि मराठे हैं और हम हैं मान लीजिए कि, तो हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि मराठे हम पर आक्रमण नहीं करें। यही चल करके आगे इन लोगों को पानीपत का युद्ध में
इसी कर के और सरदेश मुखी और चौथ के वजह से ही पानीपत की हार होगी इन लोगों का। आगे चल करके हम लोग देखेंगे, उसमें समझेंगे। फिर जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, चौथ था, और सरदेश मुखी 10% अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। मराठा कहते थे कि ये पहले हमारा था, हम लोगों का है, इसलिए सरदेश मुखी वसूलते थे। सरदेश मुखी 10% थे। अब महाराष्ट्र के देखिए प्रमुख संत के बारे में जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार कि प्रमुख संत कौन कौन थे। जैसे कि ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 तक रहे थे। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी है। तो पूछेगा कि भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किस पर लिखा गया है, तो भगवत गीता पर लिखा गया है। किसने लिखा है, तो ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर जी लिखे हैं। ये कहाँ के संत थे, तो महाराष्ट्र के थे। ठीक, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो भावार्थ दीपिका को सामान्य रूप से किसके नाम से जाना जाता है, तो ज्ञानदेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ये बरकररी संप्रदाय के कुछ थे, प्रवर्तक थे। कौन भाई, तो ज्ञानदेव। ठीक, फिर नामदेव आए 1270 से 1350। नामदेव 1270 से 1350। देखिए डेट याद कर लीजिएगा ताकि पूछ सकता है कि कौन से जो संत थे किस शासक के समकालीन थे। तो ऐसे आजकल ट्रेंड बन रहा है, तो कार्यकाल याद रहेगा तो अब बता सकते हैं। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में, ये भी बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। तो पूछेगा कि भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है, किससे संबंधित है, तो नामदेव जी से संबंधित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रज भाषा, याद रखिए ब्रज भाषा और खड़ी बोली ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की है। नामदेव का सगुण एवं निर्गुण सत्ता के बीच की कड़ी माना जाता है। तो नामदेव को पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसको सगुण एवं निर्गुण सत्ता के बीच की कड़ी माना जाता है, तो नामदेव जी को माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके जो कुछ पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कौन के, तो नामदेव जी का। मुख्य बानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित है। इनकी रचनाएं, नामदेव जी का रचनाएं किसमें, तो मुख्य बानी नामक पुस्तक में रचनाएं इनकी संग्रहित है। कब से कब थे, तो 1270 से लेकर के 1350। 1270 से 1350। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी कब तक, 1275 से 1296। इसके बाद एकनाथ के भी देख लीजिए 1533 से 1599 तक। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। तो पूछेगा कि भावार्थ दीपिका, तो भागवत गीता पर ज्ञानेश्वर जी लिखे हैं, जबकि रामायण पर भावार्थ रामायण एकनाथ लिखे हैं। एकनाथ 1533 से 1599 है। नामदेव 1270 से 1350, जबकि ज्ञानेश्वर जी 1275 से कौन थे, 1296 तक। तुकाराम आ गए। तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन भक्ति परक कविताएं लिखी हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये भी भक्ति परक मराठी गीतों की रचना किए हैं, लेकिन भक्ति परक कविताएं लिखे हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है। ठीक, ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिर्पुंज में है। भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज किसको कहते हैं, तो तुकाराम जी द्वारा लिखित भक्ति परक कविताएं को कहा जाता है। रामदास फिर आएंगे। फिर कौन आएंगे, तो रामदास जी आएंगे। पांचवा है रामदास के बारे में देख लीजिए कि 1608 से 1681। रामदास का कार्यकाल इम्पोर्टेंट है एकदम, देख लीजिए। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे ना। तो 1608 से लेकर के 1681 तक इनका कार्यकाल है। ठीक, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। महाराष्ट्र के ये अंतिम महान संत कवि हैं। 10 बोध उनकी रचनाएं हैं। रचनाओं के नाम कुछ है 10 बोध और उपदेशों का उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है 10 बोध। ठीक, उसमें यानी कि इसमें इन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया था। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस में कर्म दर्शन का उपदेश दिया गया है, तो किसमें कर्म दर्शन का, तो 10 बोध में। ठीक,
दस बोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंद वन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन कितने संप्रदायों में विभक्त था? तो दो संप्रदाय में। एक बरकरी संप्रदाय था, अर्थात बरकरी संप्रदाय मतलब विठोबा पंथ, जो कृष्ण को मानने वाले का पंथ था, अर्थात ज्ञानदेव होंगे, नामदेव होंगे, तुकाराम हो गए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। जबकि धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, जो रामदास जी मानते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। ये भी पॉइंट है, एक याद रखिएगा कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भू राजस्व से है, मराठा भू राजस्व से है। चलिए देख लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे कि पेशवा प्रधानमंत्री हुआ था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। अष्टप्रधान के बारे में जिक्र हम कर रहे हैं। सर नौबत सेनापति एवं सैन्य प्रधान था। आमत्य क्या था? तो आमत्य राजस्व मंत्री हुआ करता था, यानी आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यान्वयी सूचना हो गया, गुप्तचर हो गया, संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। चिटनीस राजकीय चिटनीस देख लीजिए, चिटनीस और श्रुन्नीस ये कोची हैं? तो चिटनीस या शुरूनवीस राजकीय पत्रों का पढ़कर उसकी भाषा शैली का देखना ना। तो पत्र विभाग से था चिटनीस। सुमंत विदेश मंत्री हो गए। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था, जबकि न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। फिर आगे देखिए, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर? तो मलिक अंबर के। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिवाजी ने रस्सी को प्रतिबंधित कर दिया और उसके जगह काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किए थे। शिवाजी ने 1679 में आनाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। जो आगे बढ़कर कितना? 40%। लेकिन शिवाजी के समय कुल उपज का 33% ही वसूला जाता था। शिवाजी ने मुगल व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। ठीक, आगे देखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा, इसमें कोई दुई राय नहीं है। जैसे शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार कहाँ होते थे? तो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? हवलदार का जो मदद करते थे वो फडणवीस और मजुमदार किसके? हवलदार के मदद करता था। हवलदार का मदद कौन करता था? फडणवीस और मजुमदार, याद रखिएगा। ठीक। सर नौबत किले की सेना का नेतृत्व। सर नौबत मतलब सैन्य प्रधान होता था, यानी कि सर नौबत मतलब किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनिस क्या था? किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं सब मतलब सब कुछ जो बच गया। अब तो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। कौन? तो सबनिस करता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया था। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा करके मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बनी थी। देखिए ताराबाई के बारे में पूछ लेता है तो ताराबाई जो थी 1700 से लेकर के 1707 तक रहती हैं और संरक्षिका अपने पुत्र के बन के रहती हैं शिवाजी द्वितीय के। तो पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन। ताराबाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर लिए हैं इसको। और राजा राम के बारे में भी बता देते हैं कि 2 मार्च से 1700 को मारा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेज मराठा, हम जानते हैं आप सभी को ये सब याद होगा। हम एक बार इसलिए इसको लेकर के आए हैं ताकि आपके दिमाग में फिर से एक बार सेट हो जाए, आप फिर से एक बार इसको देख लें ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए और याद रहे। जैसे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ के बारे में चर्चा। जैसे वारणा की संधि, देखिए वारणा की संधि जो हुआ था 1731 में हुआ था। ये संभाजी द्वितीय और
इधर साहू के बीच में हुआ था। साहू सतारा में करेंगे शासन इससे, और संभाजी द्वितीय दक्षिण भाग में जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी वहाँ शासन करेंगे। संगोला की संधि 1750 में हुआ। इससे वास्तविक सत्ता का जो पेशवा ही हो जाता है, पेशवा ही सब कुछ हो जाता है। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में ही हुआ था। सूरत की संधि 1750 में रघुनाथ राव जी जाके करते हैं ब्रिटिशों से। अब देखिए यहाँ से जो है ये आंग्ल मराठा स्टार्ट होता है। प्रथम आंग्ल मराठा का जो युद्ध स्टार्ट होता है सूरत के संधि से स्टार्ट होता है। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में फिर होता है। बड़गांव की संधि, तेलगांव के युद्ध से बड़गांव की संधि 1779 में होता है, और सालबाई की संधि 1782 से समाप्त होता है। तो पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ किस संधि के मुताबिक समाप्त होता है, तो सालबाई की संधि से 1782 में समाप्त हुआ था। स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1775 में स्टार्ट हो गया था। समझ रहे हैं। अब इसके तहत 20 साल की कौची किया गया था, तो 20 साल के शांति स्थापित किया गया था। सालसेट ये सब जो होता है कंपनी को प्राप्त हो गया था। देखिए फिर 20 साल के बाद 1782 से ठीक 1802 में बसीन के संधि होता है। बसीन के संधि कब होता है, तो 1802 में। कभी कभी दे देता है निम्नलिखित संधियों को क्रम में सजाएं, तो डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। बसीन के संधि कब हुआ था, तो 1802 में। अब वहीं बसीन या बेसिन की संधि, बसीन या बेसिन की संधि। देवगांव की संधि, देखिए देवगांव की संधि, एक बड़गांव की संधि था, बड़गांव की संधि था, फिर देवगांव की संधि। बड़गांव की संधि बोलेगा तो 1776 में। बड़गांव की संधि कब था, 1779 में, सॉरी। बड़गांव की संधि 1779 में। पुरंदर की संधि है 1776 में, ठीक। अब देवगांव की संधि देख लीजिए। देवगांव की संधि 1803 में था। देवगांव की संधि 1803 में, दिसंबर 1803 में यही चलता है। आगे हम लोग देख लेंगे। सूरजी अंजनगांव की संधि 1803 में। देखिए देवगांव की संधि जो होता है वो रघुजी भोसले और ब्रिटिशों के बीच होता है, जबकि सूरजी अंजनगांव की संधि सिंधिया, ग्वालियर की सिंधिया जो था, सिंधिया और सिंधिया मराठा तरफ से सिंधिया था और अंग्रेज़ों के बीच होता है। राजपुर घाट की संधि 1804 में होता है। इंदौर के होलकर और मराठों के बीच, मराठों से मतलब कि होलकर और इधर ब्रिटिशों के बीच होता है। नागपुर की संधि 1816 में, नागपुर की संधि 1816 में, याद रखिएगा। फिर ग्वालियर की संधि 1817 में होता है। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि पेशवा कर लेता है, और यहीं पर सहायक संधि स्वीकार करने वाला पूना का पेशवा हो जाता है बाजीराव द्वितीय। ऐसी संधि के अंतर्गत उसको बिठूर 8 लाख के पेंशन देकर के निर्वासित कर दिया जाता है पूना की संधि के तहत। मंदसौर की संधि अंत संधि था। मंदसौर की संधि जो था 1818 में होता है। यही होलकर के साथ और मराठों के बीच में अंतिम रूप से यह संधि थी, मंदसौर की संधि। तो याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और एक बार में इस सबको पढ़िए। जैसे कि दिया है वारणा की संधि 1731 में, वारणा की संधि 1731। संगोला 1750, सूरत की संधि 1775, पुरंदर 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सूरजी अंजनगांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1804। देखिए ये भी 1803 है ना, तो 30 दिसंबर को ये हुआ था। सूरजी अंजनगांव की संधि 30 दिसंबर को हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। यह क्रम में है। देखिए क्रम में कभी देगा लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंधिया कहाँ के था, तो ग्वालियर के था। सिंधिया या आ रहा है तो ग्वालियर में भी यह है। देखिए ग्वालियर में भी यहाँ यह है और सिंधिया में भी यह है। होलकर देखिए आधा ल ऊपर के में भी आधा है ना। इन न आधा है तो आधा ल है, तो होलकर ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंदौर, होलकर, गायकवाड़, ड़ देखिए ड़ आ गया ना, तो ड़ इसमें भी है। तो गायकवाड़ बड़ौदा का था। भोंसले अब एगो याद रखिएगा, भोंसले कहाँ के था, नागपुर के। नाग भैंस याद रखिए, नाग भैंस भोंसले। पेशवा तो पूना में है, ये था। पेशवा कहाँ था, तो पूना में ही था।
आगे बढ़ते हैं। अब मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध 1722 में हो गया था सादत खां। सादत खां की उपाधि कौची लिया था तो बुरहान उल मुल्क इसको कहा जाता है। सादत खां को क्या कहा जाता है तो बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। देखिए बोलते चलेंगे, लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो और लंबा हो सकता है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और सुन करके भी याद कीजिए। तो सादत खां का उपाधि कौन सा लिया था तो सादत खां उपाधि लिया था बुरहान उल मुल्क का। हैदराबाद के जो 1725 में इसको आज़ाद करता है, 1725 में हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाही वंश से था, ठीक याद रखिएगा। रुहेलखंड में वीर दाऊद और अली मुहम्मद खां थे, वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां हो गया। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां थे, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक देखिए ये 6 राज्य याद रखिएगा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मुहम्मद अमीन था। देखिए सादत खां का असली नाम को जी था तो असली नाम मीर मुहम्मद अमीन था, लेकिन मोहम्मद शाह के काल में ही सारे राज्य जो हुए थे स्वतंत्र हुए थे। ये सारे राज्य जो देख रहे हैं मोहम्मद शाह के काल में ही स्वतंत्र हुए थे। देखिए मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट से थे। मुगल दरबार था उत्तर मुगल कालीन में 4 गो गुट थे, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी और अफ़गानी ना, यही हुआ करते थे। ईरानी थे, तुरानी थे और अफ़गानी थे और हिंदुस्तानी थे, 4 गो गुट हुआ करते थे। तो उसमें से एक सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट से थे। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां शासक निर्याता के रूप में किंग मेकर कहा जाता है। इन लोगों को कौन सी कहा जाता है किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर याद रखिएगा। इन लोगों को क्या कहा जाता है तो किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए हमेशा, एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो को नहीं देखते हैं कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखिए 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भारत आया था तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए यही एगो भूल किया था फर्रुखसियर, अब सिक्का दे दिया ढालने का, सिक्का का मान्यता दे दिया तो अंग्रेज जितना चाहे उतना सिक्का ढाल ले और सिक्का चालू करके संसाधन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। यहीं से पतन की ओर हम लोग बढ़े हैं, इसी वजह से मेन यही था। अब कोई मान लीजिए आपके सिक्का आप जितना चाहे सिक्का ढाल सकते हैं, तो जितना सिक्का चाहे ढाल करके उसको मान्यता मिली गई है उससे आप सारा सामान ही खरीद लें। तो सामान नहीं रहेगा तो सिक्का का फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो समझिए इस बात को। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह, देखिए ये सब कार्यकाल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है तो कार्यकाल दिया हुआ है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के क्रम एक बार देख लीजिए, आप क्रम देख लीजिए पहले। जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 में हुआ। फिर जहांदार शाह आएगा, फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 में। इसको कौन मार देता है तो फर्रुखसियर मार देता है, फर्रुखसियर 1713 से 1719 फर्रुखसियर। देखिए बीच में नहीं दिया है तो बीच में 2 गो और शासन आएगा। एक रफ़ी उद दर्जात था जिसका सबसे कम काल था, रफ़ी उद दर्जात था। एक रफ़ी उद दौला आएगा, रफ़ी उद दौला जिसे शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है। तो 2 गो इसमें नहीं दिया है तो हम बोल दिए हैं, तो सुन लीजिएगा कि बहादुर शाह आया, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दर्जात, और रफ़ी उद दर्जात के बाद रफ़ी उद दौला के बाद फिर मोहम्मद शाह। देखिए 1719 से 1748 अहमद शाह 48 से 1754 था। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। फिर इसी में आता है शाहजहाँ तृतीय आएगा। देखिए यहाँ भी एगो शाहजहाँ तृतीय नहीं दिया है।
फिर शाह आलम द्वितीय आता है 1759 से 1806, सबसे ज़्यादा कार्यकाल इसी का रहा है उत्तर मुगल कालीन में। अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। एक बार उपनाम भी इन लोगों का जान लीजिए। बहादुर शाह को का ओरिजिनल नाम जो था मुअज्जम था, कुछ था मुअज्जम, इसे साहे बेखबर काफी खां ने कहा है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं, लाल कुंवर इसको प्रभावित करती थी। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। अहमद शाह जो अपना सारा राजपाट एक महिला को सौंप दिया था, अभी हम लोग देखे हैं आगे, और किबला के उपाधि भी दिया था सौंप करके, ठीक। फिर शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहा जाता है। अकबर फिर द्वितीय है। फिर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह इसे द्वितीय भी कहा जाता है। और इसके दरबार में मिर्जा गालिब रहता था जो कि शायर था। चलिए देखिए यहाँ भी देख लीजिए, हैदरा की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने। ईरानी जैसे कि जुल्फ़िकार खां हो गया, हैदराबाद मतलब तुरानी मतलब कि जैसे कि निज़ाम हो गया। तो ईरान यानी कि फारस के सम्राट। देखिए अब ये नादिर शाह के बारे में दिया है कि ईरान यानी कि फारस के सम्राट, फारस या ईरान एक ही बात है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। किसके काल में किया था? मोहम्मद शाह के काल में। अब अहमद शाह अब्दाली किसके शासन काल में किया था? तो 1761 में कौन हो जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा ना। यही देख लीजिए, इसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया हुआ तख्ते ताउस मतलब कि पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा था। यही नहीं, देखिए 70 करोड़ का लूट लिया, मयूर सिंहासन ले गया अपने साथ। जीज मोहम्मद शाहिद एक बुक था, बुक वो ले गया था जो खगोल विज्ञान से संबंधित था। कोहिनूर हीरा भी ले गया और 57 दिन तक दिल्ली में लूटा था। दिल्ली में कितना दिन तक लूटा था? दिल्ली को 57 दिन तक लूटा था। 12 मार्च 1739 को कुछ किया था, दिल्ली में प्रवेश किया था। 12 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया था, दिल्ली को 57 दिनों तक लूटता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया है। अहमद शाह अब्दाली जो कि उसका उत्तराधिकारी हुआ, ये अफगान से था लेकिन वो ईरान से था, ठीक। ये अफगानिस्तान से था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी, यदि याद रखिएगा आप। इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुआ, जैसे कि देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। पुर्तगाली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, लेकिन ये आया था 1608 में। कब आया था? 1608 में आया था, ठीक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। ब्रिटिश से पहले आया था डच। सुनते रहिएगा ध्यान से। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ, या 1668 में आ जाता है, 1620 में आता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में होगा। देखिए आने का क्रम होते हैं पीडी पीडी बीडी पीडी BDFC PDBDFC, याद रखिएगा PDBDFC। पी से पुर्तगाल हो गया, डी से डच हो गया, बी से ब्रिटिश हो गया, ड से फिर डेनिश हो गया, एफ से फ्रांसीसी हो गया, सी से स्वीडिश हो गया। ये देखिए इस ट्रिक से माध्यम से अभी आप याद कर सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, देखिए जो भी यूरोपीय कंपनी हुआ उसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ था? जैसे पुर्तगाली कोचिन में था। पुर्तगाल का कहाँ? पुर्तगाली कंपनी 1503 में कोचिन में, और दूसरा 1505 में कोनूर में था। दूसरा पूछेगा तो 1505 में कोनूर में बता सकते हैं। डच का मसूलीपट्टनम में था 1605 में। अंग्रेजी मसूलीपट्टनम में 1611 में। प्रयास किया था 1608 में सूरत में, और आगे चल करके अस्थाई बनता है 1613 में। 1613 में सूरत में आगे चल करके अस्थाई, ये अस्थाई था, ठीक। डेनिश का त्रावणकोर में था 1620 में। डेनिशों का कहाँ था? त्रावणकोर में 1620 में, याद रखिएगा। फ्रांसीसी सूरत में 1668 में ना स्थापित किए थे। तो इस तरह से आप एक बार हम सब चीज़ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जल्द ही करेंगे, क्वेश्चन धड़ाधड़ मारेंगे, तब अच्छा लगेगा आप लोगों को भी बनाने में। पूर्वी तट पर
देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक, मुगल काल में सूरत को देखिए बाबुल माका यानी माका का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो मुगल काल में सूरत को किस नाम से जाना जाता था? माका का प्रस्थान द्वार यानी बाबुल माका कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा कि 1608 में प्रयास किया गया था और 1613 में, तो जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में जो कि अस्थाई बन गया, पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला गया था। इस तरह से आप देखते चलिए। देखिए गेराल्ड अंगियार एक ब्रिटिश अधिकारी था। इसे 1679 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। यह सूरत का क्या था? प्रेसिडेंट था, लेकिन बम्बई का क्या था? गवर्नर था। अब बम्बई शहर की स्थापना किया था। कोची का स्थापना किया था? तो बम्बई शहर का स्थापना कौन किया था? गेराल्ड अंगियार। ठीक, फिर कह रहा है कि डचों ने क्या? तो डचों ने कह रहा है कि डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, पटना के कासिम बाजार में। पटना के कहाँ स्थापित किया था? कासिम में। कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल स्टाचियस डी लाइनोए के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? डचों को हराए थे। कौन? कोलाचेल के लड़ाई में मार्तंड वर्मा कहाँ के थे? तो त्रावणकोर के राजा थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को हुआ। अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा का युद्ध। देखिए बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच। जबकि कोलाचेल की लड़ाई किसके किसके हुआ था? मार्तंड वर्मा और डच के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर अब हम चलते हैं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो हम लोग इस तरह से पूरा ये सारे जो मेन टॉपिक 46 से पेज नंबर 46 से पेज नंबर 50 के बीच में जो दिया हुआ था, हम लोग देखें एक बार। उसको देखने के बाद आगे हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। तो देखिए यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन का फ्रेम बना लेते हैं। आप लोग देखते चलिए, आप लोग भी ये आंसर बताते चलिएगा, अपने मन में सोचते चलिएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य विचार करें। जैसे आमत्य क्या आय व्यय का लेखा जोखा करता था? हाँ, आमत्य आय व्यय का कौची करता था? लेखा जोखा करता था, ये सही है। सुमंत का था? विदेश मंत्री था। वह क्या निमिष? देखिए ये भी सही है। गुप्तचर एवं संधि विग्रह और संचार से संबंधित था। और जिससे संबंधित था संचार भी एक लिख लीजिएगा इसमें। पंडित राव धार्मिक थी, गलत हो गया। पंडित राव तो धार्मिक से था, न्याय विभाग से तो न्यायाधीश हुआ करता था, इसलिए 4 नंबर गलती हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। और फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी की राज्य व्यवस्था के संबंध में बताना है। शिवाजी के राज्य व्यवस्था के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक, शिवाजी ने रसीद द्वारा माप की व्यवस्था को जारी रखते हुए काठी का प्रयोग प्रतिबंधित किए थे? तो नहीं, देखिए ये तो गलती हो गया। कैसे कि शिवाजी ने रस्सी को प्रतिबंधित कर दिए थे, काठी और एक मानक छड़ का प्रयोग किए थे। काठी और मानक छड़ का प्रयोग किए थे। तो यहाँ ये गलती हो जाएगा, ये वाला गलती हो जाएगा। रस्सी को कौची कर दिए थे? प्रतिबंधित कर दिए थे। काठी और मानक छड़ का प्रयोग किए थे, तो उल्टा दिया, इसलिए गलती हो गया। दूसरा देखिए, आनाजी दत्तो द्वारा 1679 में व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाए थे, तो सही हो गया। ठीक, आरंभ में राजस्व 33% एवं बाद में आगे बढ़ करके 40% हो जाता है, तो सही हो गया। तो 2 और 3 यहाँ सही है। 2 और 3 कथन सही है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं जब, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आगे चल करके। ठीक, फिर कह रहा है कि चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में बताना है। चौथ और सरदेशमुखी, तो कौन सा कथन सही है आपको? देखिए चौथ भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। हाँ ये सही है। कौन सा सही नहीं बताना है? तो सही है, ये तो सही हो गया। देखिए हम सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त अतिप्रवासी, ये दोनों कर स्वराज क्षेत्र से
जनता से वसूले जाते थे। देखिए ये भी सही है आपका। सरदेश मुखी उस क्षेत्र से लिया जाता था जिस पर मराठा वंशानुगत दावा करते थे। हाँ ये सही है, 10% लिया जाता था। अब देखिए ये वाला तो गलती हो गया कि ये दोनों स्वराज्य क्षेत्र से जनता से वसूलते थे, तो नहीं, ये उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जिन क्षेत्रों को मुगतई कहा जाता है। कोची से मुगतई, मुगतई, मुगतई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुगतई। याद कीजिए, अभी हम लोग देखे हैं मराठा सैन्य प्रशासन में पागा सेना किसे कहते थे? पागा सेना। तो देखिए पागा सेना किसे कहते थे? तो पागा सेना के बारे में आप एक बार आप देख लीजिए। तो कह रहा है कि अस्थायी घुड़सवार सैनिक जो अपने हथियार स्वयं लाते थे, तो उसे कौची कहते थे? देखिए तो उसे पागा सेना ना करके सिलहदार कहते थे। कौची कहते थे इसको? सिलहदार कहते थे। सिलहदार कहते थे। सिलहदार कहते थे उसको। कौची कहते थे? सिलहदार कहते थे। तो सिलहदार लिख लीजिएगा यहाँ पर, सिलहदार हो जाएगा। पैदल सेना की सबसे छोटी गए तो पैदले उसको कहते थे। सेना को 3 भागों में बांटा गया था। एक सिलहदार और एक था, ये था पागा, सिलहदार, और एक था आपका पैदल। ठीक, तो पागा हो गया, सिलहदार हो गया। सिलहदार बता दिए, पैदल भी हो ही गया। नियमित घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र मिलते थे, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। जिसे नियमित घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र मिलते थे, उसे क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखते रहिए, लुसेंट पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जैसे पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 वाला बताना है। पुरंदर की संधि 1665 वाला बताना है। ठीक, कह रहा है कि यह संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच सीधे तौर पर हुई थी, तो नहीं। और औरंगजेब कहाँ से आयल था? महाराजा जय सिंह थे। कौन थे? महाराजा जय सिंह थे। महाराजा जय सिंह। ठीक, संधि के समय विदेशी मनुची यात्री देखिए इंपॉर्टेंट है। मनुची यात्री उपस्थित था। तो हाँ था। ये कहाँ के था? तो आयल था इटली से। इटली से। इसका एगो बुक का नाम है। इसका कौन सी है? बुक का नाम है ना। ऐसा जहाँ के काल में आया था, लगभग 1654 में आया था। इसके बुकवा का नाम है अस्टोरिया डो मोगोर। अस्टोरिया डो मोगोर, याद रखिएगा। अस्टोरिया डो मोगोर, अस्टोरिया डो मोगोर। इसके मनुची के बुक का नाम कोची है? अस्टोरिया डो मोगोर। कहाँ से आया था? इटली से आया था। किसके काल में आया था? शाहजहाँ के काल में आया था। इसके बाद शिवाजी ने आगरा की यात्रा की थी। हाँ, आगरा की यात्रा किए थे। कब? तो मई में गए थे। और राजपुर भवन में, जयपुर भवन में वहीं कैद कर लिया था मई 1666 में। और 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे वहाँ से। कहाँ से? तो आगरा से। चलिए आगे आइए। मिलान करने वाला देव देखिए। आगे जो संत हम लोग देखे थे वहाँ पर, जो संत देखे थे, तो ज्ञान देव कौची लिखे हैं? देखिए पहले रामदास के देख लीजिए। दासबोध और कर्म दर्शन की वही में चर्चा है। और फिर आ गया आपका एकनाथ। एकनाथ देखिए, एकनाथ कोची है? भावार्थ रामायण बताए थे। एकनाथ कोची हो जाएगा? भावार्थ रामायण हो गया। फिर नामदेव देखिए, ज्ञानदेव तो बरकरी संप्रदाय से हो गए। बरकरी संप्रदाय से हो गए। नामदेव किससे संबंधित है? तो नामदेव के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक नाथ हो गए। नामदेव जो बच गया अब वही हो गया। तो अभंग के माध्यम से ब्रज भाषा में रचना बताए थे कि ब्रज भाषा में रचना कौन किए थे? नामदेव किए थे। तो ब्रज भाषा में नामदेव किए थे। इनका कार्यकाल भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कार्यकाल में आप देखना चाहते हैं तो हम बता देंगे आगे चल करके। चलिए आगे देखते हैं। फिर अभी ज़्यादा ना तो लुसेंट साथ में आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए दिया है, क्रम लगाना है काल क्रम अनुसार हम बताए थे अभी। तो शिवाजी का राज्य 5 जून 1674 को, 5 जून 1674 को आप लगा लीजिएगा। उसका भी आंसर देख लीजिएगा। उसका तो आंसर ये हो गया 5 जून 1674 को। 1674 को 5 जून 1674 हो गया। शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 5 जून 1674 यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अफजल खां की हत्या 10 नवंबर 1659। 10 नवंबर 1659 हो गया। ये अफजल खां की हत्या हो गया। संभाजी की मृत्यु कब होता है? तो संभाजी की आप जान रहे हैं कि संभाजी का मृत्यु मार्च 1689 में होता है। और मखरब खां उसको पकड़ करके कवि कलश संभाजी की हत्या कर देता है। तो मार्च 1689 हो गया। ये 1689 हो गया। मखरब खां याद रखिएगा। सूरत की प्रथम लूट तो 1664 में हो गया। अब पहला लूट 1664 में, दूसरा लूट 1670 में किए थे। तो जो भी आंसर होगा लगा लीजिएगा। देखिए तो ये नंबर आ रहा है, और जो नहीं आएगा तो आप लगा सकते हैं अपने से, देख लीजिएगा। हम याद करवा दिए।
तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, सूरत की प्रथम में 1664 में, अफजल खां 1659 में और संभाजी की मृत्यु 1689 में। मखरब खां, याद रखिएगा, मखरब खां किया था मुगल सेनापति। ठीक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संप्रदाय वो बरकरी और धरकरी के मध्य मुख्य अंतर क्या है? धरकरी से देखिए रामदास थे, धरकरी से रामदास थे, याद रखिएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा कि वरकरी विठोबा यानी कृष्ण के उपासक थे, जबकि धरकरी राम के उपासक थे। ये सही हो जाएगा, आप आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वरकरी नहीं, धरकरी संप्रदाय से थे रामदास। कोची से थे? धरकरी से थे। ठीक, धरकरी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। अब देखिए, असत्य कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, तो शिवाजी ने बनाया था, ये सही है आपका। उन्होंने राजा की उपाधि बीजापुर के सुल्तान ने दी थी, तो नहीं, वो राजा की उपाधि शिवाजी को कौन दिया था? तो औरंगजेब दिया था। कौन दिया था? तो औरंगजेब दिया था, औरंगजेब दिया था, औरंगजेब दिया था। ठीक, तो ये गलत हो गया आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन उनका अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक था 1676। हाँ, सैन्य अभियान बोलेगा तो कर्नाटक था। अब अंतिम विजय बोलेगा तो जिंजी किला हो जाएगा, जिंजी किला। कौन जिंजी किला? वही 12वां किला है जो अभी शामिल किया गया है धरोहर में। ठीक। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला किले में कैद थे। हाँ, पन्हाला किला में कैद थे। अब पन्हाला किला को शिवाजी कब जीते थे? तो 1672 में जीते थे, 1672 में जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर दिया है, शिवाजी ने दरबार में फारसी के स्थान पर मराठी भाषा को प्रोत्साहन दिया। अब दिया है कथन, कारण मतलब क्योंकि शिवाजी एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यहाँ व्याख्या भी कर रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, VVI ऐसा ही आप खुद से सोच सकते हैं कि आखिर कथन दिया है तो उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे मराठा इतिहास में कवि कलश का संबंध किस शासक से था? तो संभाजी अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। संभाजी को चीज नियुक्त किए थे? तो सलाहकार नियुक्त किए थे। संभाजी किसको नियुक्त किए थे सलाहकार? तो कवि कलश को। कवि कलश कहाँ से थे? कवि कलश देखिए उज्जैन के थे, उज्जैन के थे ना। कवि कलश कहाँ के थे? तो उज्जैन के थे, उज्जैन से थे। और ये अपना कोचिंग नियुक्त किए थे। और हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, प्रखंड विद्वान थे। कौन थे? कवि कलश कौन थे भाई? तो हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, उज्जैन के थे। और संभाजी ये अपना इन्हें सलाहकार नियुक्त किए थे। ठीक। शिवाजी की तलवार के संदर्भ में बताना है कि जगदम्बा तलवार वर्तमान में अभी बताए थे कि लंदन संग्रहालय में कौन है? जगदम्बा। सिंधुदुर्ग किले में कौन हो जाएगा? तलुजा, तलुजा ना, तलौजा हो जाएगा। भवानी उनका तलवार जो था पसंदीदा तलवार था। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया, जैसे संत नामदेव के बारे में बताना है। नामदेव तो बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। उन्होंने केवल मराठी में रचनाएं की हैं, नहीं, मराठी के अतिरिक्त कोची में किए हैं? तो अन्य विशिष्ट बनाता है। तो देखिए बताना है, मराठी में नहीं, ब्रज भाषा में भी किए हैं, बहुत सारे भाषा में किए हैं। वे सगुण और निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माने जाते हैं और उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। देखिए आ गया यहाँ क्वेश्चन एक मिल गया यहाँ, अभी हम लोग जो देखे थे रेड कलर वाला में वेन डायग्राम में तो दिया हुआ था, तो ये सही हो गया आपका क्वेश्चन यही सही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। और किसमें सन इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1270 से लेकर के 1270 से लेकर के 1270 से लेकर के आपका हो जाएगा 1350। 1270 से लेकर के 1350 हो जाएगा इनका कार्यकाल। ठीक, 1350 हो जाएगा इनका कार्यकाल। आप देख लीजिए और कुछ बातें सुन लीजिए, ध्यान से सुन लेते हैं कि ये ब्रज भाषा खड़ी बोली में भी और मराठी में भी रचनाएं हैं इनकी। इनकी रचनाएं जो है मुखबनी नामक एक पुस्तक है, इनकी रचनाएं उसी में संकलित है। तो मुखबनी नामक पुस्तक किसकी है? तो नामदेव के है। मुखबनी पुस्तक नामदेव के। 10 बोध तो ये रामदास के है। ये शिवाजी के समकालीन और गुरु थे नहीं, तो रामदेव शिवाजी के समकालीन और गुरु थे। ठीक, ये इसलिए ये दोनों ये सब गलती हो जाएगा, तो यही ओरिजिनल सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा कि 1270 से 1350 इनका कार्यकाल था। ये दूसरे संत थे। पहला संत ज्ञानेश्वर जी थे जो 1270 से 1298 या 96 तक रहते हैं, कुछ ऐसे ही। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट ही हैं मान लीजिए, और
हम आप ही लोगों के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। जो भी लोग कोई सीरीज लिए हुए हैं, सीरीज बहुत सारा अभी चल रहा है, आपको याद नहीं होता है तो नहीं लिए हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मेरे वीडियो से इस तरह से मेरा फॉलो कर सकते हैं। आपके बीच में अगर अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है तो आप जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले और थोड़ा मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े। लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जा कर के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिख कीजिए कि क्या हमें सुधार करना चाहिए, किस तरह के आप वीडियो चाहते हैं, क्या इसी तरह के वीडियो डेली चाहते हैं। यस नो में जवाब दीजिए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा अगर नहीं लग रहा है तो बोलिए, फिर भी कुछ भी लिखिए, उसमें लिखिए और अच्छा शब्द लिखिए। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अच्छे शब्द का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे शब्द लिखिए, ताकि हमें कुछ पसंद आए और ताकि हम आपके लिए और कुछ बेहतर क्या कर सकते हैं। जैसे अभी लूसेंट हुआ, अभी हम अपना नोट्स निकालेंगे, नोट्स से जब कराएंगे पढ़ाएंगे तो वहाँ एक एक टॉपिक मिलेगा। जैसे शिवाजी के बारे में है तो शिवाजी के बारे में 3 से 4 घंटा लगेगा वहाँ बोलने पर कि क्या शिवाजी क्या थे, शिवाजी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक वहाँ बताएंगे हम। लूसेंट में तो बहुत कम दिया है अभी, लेकिन फिर भी इतना याद कर लीजिएगा तो बहुत मेन मेन पॉइंट दिया है ना लूसेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कब हुआ था? 5 जून 1674 को। समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मुख्य पुरोहित थे? देखिए गंगा भट्ट। कौन हो जाएगा यहाँ? तो गंगा भट्ट हो जाएंगे, काशी के थे। लेकिन थे ये मूल रूप से महाराष्ट्र के, लेकिन काशी में रहते थे। काशी यानी कि बनारसी में बहुत दिन से रहते थे। वह क्षेत्र था जिसमें मराठा चौथ और सरदेश मुखी वसूला करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रशासन नहीं करते थे। इस क्षेत्र को क्या कहता था? देखिए मुगतई आ गया, अभी हम लोग जो देखे थे उसमें मुल्क एक कदीम कहते हैं मुगतई को, ठीक। स्वराज जहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण था मराठों का। सरजाम सरजाम ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है मराठों के भू राजस्व व्यवस्था से कुछ ही संबंधित है, तो यहाँ ये हो जाएगा, ठीक। और फिर तरफ क्या था? तरफ तरफ परगने को कहते हैं, तरफ महल या तरफ कहते हैं परगने को। इस तरह तरफ में मिलेगा शब्द आगे चल करके। देखिए संत तुकाराम के संदर्भ में, संत संत तुकाराम तो ये किससे संबंधित है? संत तुकाराम आपका हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। संत तुकाराम इनकी कविताएं यानी काव्य रचनाएं, भक्ति परक काव्य रचनाएं। देखिए भक्ति परक काव्य रचनाएं अभी हम लोग देखे थे, तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं, बरकरी संप्रदाय नहीं, विठोबा की मूर्ति नहीं, तो भक्ति परक काव्य रचनाएं हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे संत तुकाराम के बारे में। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को जयपुर भवन यानी आगरा में, तो देखिए मेन तो क्वेश्चन यही हुआ कि जयपुर भवन कहाँ है? जयपुर भवन कहाँ है? तो जयपुर भवन कहाँ है? तो आगरा में है। जयपुर भवन कहाँ है? तो आगरा में है, याद रखिएगा। जयपुर भवन कहाँ है? आगरा में। महाराष्ट्र सरकार यहाँ कुछ बनाएगी, ठीक। अभी करंट से रिलेटिव है तो ये पूछ सकता है, इसको क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए मेरे तरफ से, ठीक। बाद में वे वहाँ से किस तारीख को भाग निकले? तो 16 अगस्त 1666 को, 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। 16 अगस्त 1600 और 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1680 को। 10 नवंबर 1659 क्या है? ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। अफजल खां को ये मारे थे। अफजल खां की हत्या कब किए थे? तो 10 नवंबर 1659 को। 5 जून 1674 को कोची किए थे? तो अपना राज्याभिषेक करवाए थे। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। बात मेरी सुन रहे हैं तो सुनते चलिए, डायरेक्ट डेट एकदम क्लियर हो जाएगा। राजा राम ने मुगलों के दबाव के कारण अपनी राजधानी रायगढ़ से बदल करके कहाँ स्थापित किया था? देखिए अब एक बार हम बता देते हैं यहाँ राजधानी के बदलाव के क्रम। जैसे सबसे पहला जो राजधानी था वो राजगढ़ था। जब शिवाजी सबसे पहले राजधानी बनाए थे तो राजगढ़ बताए थे। कहाँ बनाए थे? राजगढ़, रायगढ़ नहीं, राजगढ़। राजगढ़ एक हो गया। राजगढ़ रहे 1645 से 1674। 1645 से 1645 से लेकर के रहे थे 1656। 1656 में आए थे रायगढ़। 1656 में कब आए? रायगढ़। 1656 में आए रायगढ़। 1656 में कब आए? रायगढ़। रायगढ़ कब हुआ? 1656 में। कि रायगढ़ किन ले गए? चलिए यहीं लिख लीजिए, रायगढ़ हो गया 1656 में ले गए। 1656 से लेकर के 1689 तक रहे रायगढ़ में। 1689 के बाद 1691 तक पन्हाला गया। 1689 में अब राजा राम के बताते हैं। पहले पन्हाला गए 1689 से 1691। 1689 से
1691 तक रहे। कितना तक रहे? 91 तक। और 1691 से लेकर के 1699 तक जिंजी। 1691 से 1699 तक कहाँ गए? जिंजी। देखिए हम क्रम बता रहे हैं ना। 1691 से लेकर 1699 तक कहाँ गए? जिंजी। 1699 से हटा करके 1699 से हटा करके कहाँ लगे थे? सतारा। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? सतारा। वही कह रहा है कि राजधानी रायगढ़ से बदल कर कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए रायगढ़ से तो बदल करके बहुत सारा स्थानीय परिवर्तन, लेकिन सतारा ले गए थे। ये आंसर इसका सतारा होगा अभी लुसेंट के अनुसार, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं। तो हम फिर से आपको बता दें कि पहले सबसे पहले राजधानी हुआ करता था राजगढ़। राजगढ़ से ले गया था रायगढ़। रायगढ़ के बाद फिर ले गए थे वहाँ पन्हाला हो गया। पन्हाला के बाद जिंजी हो गया। जिंजी के बाद ले गए थे सतारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित में से किस संत ने अपनी पुस्तक आनंद वन भुवन में जातिगत भेदभाव से मुक्ति और स्त्रियों की दशा में सुधार पर विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ही आप हम अभी बताए थे कि एक धरकरी संप्रदाय से हुआ करते थे। कौन? समर्थ रामदास जी। और उनका दासबोध भी उन्हीं का है। दासबोध भी उन्हीं का है। ठीक। एक नाथ कार्यकाल भी इनका याद रखिएगा। एक नामदेव जी हैं। नामदेव जी का कार्यकाल 1270 से 1350 है। 1270 से 1350 है। देखिए यहाँ लिख देते हैं। तुकाराम का 1598 से कार्यकाल हो जाएगा आपका 1650 यहाँ। ठीक। एक नाथ का कार्यकाल 1533 से लेकर के कार्यकाल हो जाएगा 1599 तक। यहाँ 99 तक हो जाएगा। समर्थ रामदास का 1608 से 1681। 1608 से 1681। 1608 से हो जाएगा 1681। चलिए याद कर लीजिएगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवाजी द्वारा विजित तोरण का किला ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? अब क्योंकि यह 1644 में विजित उनका सर्वप्रथम पहाड़ी किला था। यही आंसर हो जाएगा। उनकी अंतिम विजय थी। अरे अंतिम विजय तो जिंजी का किला हुआ करता था, इसलिए यह गलत हो गया। उनका राज्याभिषेक हुआ था वहाँ। राज्याभिषेक तो 1674 में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था शायद नाम राज्याभिषेक। तो भी गलती हो गया। अफजल खां का वध किए थे तो 10 नवंबर 1659 को रायगढ़ के किला पर वही इति कर लिए थे। ये भी गलती हो गया। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था में दहसाल पत्ती के संदर्भ में बताना आता है। दहसाल पत्ती के बारे में आपको बता देना है। यहाँ देखिए इसे 1580 में टोडरमल की सहायता से लागू किया गया था। तो हाँ ये सही हो सकता है। पिछले 10 वर्षों के उत्पादन मूल्य पर औसत आधारित देते थे। ये भी सही। ये तो सही है एकदम। 2 नंबर क्वेश्चन सही है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन सही है। 1 नंबर भी सही है कि टोडरमल की सहायता से लागू किया गया था। कहाँ लागू? खालसा भूमि पर लागू किया गया था। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन दिया है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से खालसा भूमि पर लागू नहीं होती थी। खलसे भूमि पर तथा यही सी को जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। 10 साल व्यवस्था को ही जब्ती प्रणाली कहा जाता है, याद रखिएगा ना। तो 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है। देखिए अब आ गया। हम बताए थे सूबेदार क्या थे? तो प्रांतों में शांति स्थापित करने का काम कौन करता था? सूबेदार करता था। दीवान कौची था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान हुआ करते थे। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध में कौन होता था? आमिल होता था। ठीक। तो आप देख लीजिएगा कि आंसर इसका कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आंसर देखिए इसका ये दिया है। ये 1 का डी हो जाएगा। 1 का डी हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा। 2 का बी दिया है। और 3 का सी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा। ठीक है। 4 का हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करोड़ी नामक अधिकारी के संदर्भ में क्या सही है? करोड़ी नामक अधिकारी के बारे में बताना है। तो इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने राजस्व सुधार के लिए की थी। नहीं। इसका मुख्य कार्यशाही कारखाना हम देख रहे नहीं। ये सब नहीं होगा। इसकी नियुक्ति देखिए, इसकी नियुक्ति 1573 ईस्वी में अकबर ने की थी और लक्ष्य 1 करोड़ दाम वसूलना था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुगलकालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुमेलित है? अगर आप जानते हैं तो 2 के स्पीड में देख लीजिएगा। इस वीडियो को 2 के स्पीड में आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी। या नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि याद हो जाए ना। अब यहाँ दिया है कि मुगलकालीन सिक्कों के संबंध में बताना है कि कौन सा
असुमेलित है ना, इनकोरेक्ट बता। संसब अकबर द्वारा चलाया गया था। सबसे बड़े सोने का तोला सिक्के था, यहाँ 101 तोले का सिक्का था ये। इलाही स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था, ये सही है इलाही। और गोल होता था इलाही। जलाली शाहजहाँ द्वारा चलाया गया, तांबे का नहीं चांदी का सिक्का था। जलाली कोची था तो चांदी का था, ये गलत हो जाएगा। अभी पढ़े थे हम लोग कि जलाली रुपया चांदी का था, दर कर ये सब था। दाम दैनिक लेन देन के लिए तांबे का सिक्का था, ये सही है। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का सिक्का था। और 40 दाम जो था 1 रुपया के बराबर था, 40 दाम 1 रुपया का बराबर था। हम लोग अभी तुरंत जस्ट देखे थे, इसीलिए हम वो इससे पहले जो हम करवाए हैं, जो घेरा में दिया हुआ है लुसेंट में, जो मेन टॉपिक दिया हुआ, इसीलिए करवाएं ताकि आपसे क्वेश्चन बने, आपको डाउट कहीं फील ना हो। अब देखिए ये भूमि भूमि वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित सर्वाधिक उपजाऊ से कम उपजाऊ के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले हो जाएगा पोलज, देखिए और 2 गो फसल इसमें उपजता था। पोलज के बाद आ जाएगा आपका पर्ती हो जाएगा। पर्ती मतलब 1 साल छोड़ दिए, फिर दूसरा साल खेती किए, फिर चाचर हो जाएगा 3 से 4 साल पर। और 4 साल पर अधिक जो बंजर, जो भूमि योग्य भूमि नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं, ये टैक्स फ्री था, जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, ये बंजर था, जिस पर खेती योग्य भूमि नहीं था, इस खेती नहीं होता था। तो पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 तो ए में है, 2 3 1 4 कोची में है, ए में है, तो ए हो गया उसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए मनसबदारी व्यवस्था 2 स्पर्शीय स्पात हम जानते हैं कि जहांगीर ने शुरुआत किया था। तो किस मुगल बादशाह ने की और यह सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो किसने किया था, तो हम बताए थे अभी तुरंत कि जहांगीर से हो गया, जहांगीर और महाबत खां को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो महाबत खां को दिया गया था। अब एक देखिए ददनी प्रथा, ददनी प्रथा के बारे में आइए जानते हैं कि ददनी प्रथा क्या थी, थोड़ा सा समझ लीजिए ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा पहले देखिए कारीगरों को दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान से संबंधित था, एडवांस पेमेंट से संबंधित था। ददनी प्रथा किससे संबंधित था, तो कपड़ा उद्योग से, याद रखिएगा कपड़ा उद्योग से। किस उद्योग से, तो कपड़ा उद्योग से संबंधित था, कपड़ा उद्योग से, कपड़ा उद्योग याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग, ठीक, कपड़ा उद्योग से संबंधित था। और कारीगरों को दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट के बारे में ये बताता है ददनी प्रथा, ठीक। मुगल कालीन किसान वर्गों के संदर्भ में पाही कास्त 100 क्वेश्चन है। देखिए 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है 100, हम 28 क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन बताते चल रहे हैं आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए मेहनत लगता है, टाइम लगता है। जैसे यहाँ देखिए दिया है कि मुगल कालीन किसान वर्गों का संदर्भ में। अब किसान 3 प्रकार के हुआ करते थे। किसान कितने प्रकार के होते थे, तो किसान 3 प्रकार के हुआ करते थे। किसान कितने प्रकार के हुआ करते थे, 3 प्रकार के हुआ करते थे। देखिए पाही कास्त किसान के बारे में पूछा। पाही मतलब कि पाही पर जाओ, पाही पर जाओ, पाही पर मतलब कि वे किसान जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, उसे क्या करते थे, पाही किसान करते थे। और दूसरे गांव जाकर वे किसान जो उसी गांव में खेती करते थे जहां वे निवास करते थे, उसे खुद कास्त किसान कहा जाता था। कौन सी कहा जाता था इसको, तो खुद कास्त किसान हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो खुद कास्त किसान हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ खुद कास्त किसान हो जाएगा। यहाँ पहला में लिख सकते हैं खुद कास्त, खुद कास्त हो जाएगा। यहाँ खुद कास्त किसान कहते थे वे किसान। सुन लीजिए और सुन करके याद कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर तो हम बता ही देंगे, वे किसान दूसरे गांव में जाते थे, ठीक। खुद कास्त किसान हो जाएंगे वे किसान जो अपनी भूमि पट्टे पर लेते थे, पट्टे पर देते थे। पट्टे पर देते थे नहीं, पट्टे पर यहाँ लेते कर लीजिएगा, तो यह हो जाएगा किसान में मुजारियन हो जाएगा, किसान में हो जाएगा मुजारियन। वे किसान जो अपनी जो भूमि को पट्टे पर लेते थे, भूमि पर पट्टे पर लेकर के मतलब कि दूसरे गांव में जाते थे, और दूसरे गांव में जा कर के वहाँ चाहे ये खुदकास्ट किसानों से भूमि को जो पट्टे पर लेकर के खेती करते थे, उनको मुजारियन कहा जाता था। कुछ ही मुजारियन। तो आंसर इसका बी हो गया। देख रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं। अभी नसक प्रणाली के बारे में बताए थे। नसक प्रणाली के बारे में बताए थे। एक गला बक्सी, एक जब्ती प्रणाली हुआ करता था, और एक नसक प्रणाली था। देखिए तो हम लोग गोल वाला में जो देखे थे उसमें कि गला बक्सी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, और तीसरा था नसक प्रणाली। नसक प्रणाली बताए थे कि VBI है, तो लगा लीजिए नसक प्रणाली के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से गुजरात में नहीं, कहाँ थी, बंगाल में थी। कहाँ थी भैया, तो बंगाल में थी। ये तो पहला गलत हो गया आपका,
कहाँ थी? बंगाल में थी। इसी में एक खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर ले लिया जाता था। हाँ, ये सही है, ये सही है। जब्ती प्रणाली का दूसरा नाम नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो आंसर हो गया 29 का बॉल हो जाएगा आंसर। और बंगाल में प्रचलित थी, याद रखिएगा। प्रणाली 3 गो थी, गाला बख्शी थी, जब्ती थी। चलिए आइए, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। भैया चांदी का रुपया था। अब कारण दे रहा है कि मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी, इसलिए चांदी का रुपया था। तो नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसलिए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आंसर बी हो जाएगा। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, सर्वाधिक ढलाई जो हुआ था औरंगजेब के समय में हुआ था। तो दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, कारण उसका नहीं है। अहदी के बारे में है, सैनिकों के बारे में। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य हुआ करते थे, तो ये सही है। इनकी भर्ती मनसबदारों से, तो नहीं, मनसबदारों से नहीं हो, मनसबदार नहीं किए जाते थे, खुद शहांशा करते थे, खुद बादशाह करते थे, इसलिए गलत है ये। इनका वेतन साधारण घुड़सवारों से काफ़ी अधिक होता था, तो हाँ, काफ़ी अधिक हुआ करता था। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। आंसर देख लीजिए क्या दिया। इसका मुगल बादशाह खुद करते थे भर्ती ना, मुगल बादशाह यानी कि शहंशाह खुद करते थे, उसमें दिया हुआ लुसेंट में पढ़िएगा। तो 1 और 3 उसका आंसर हो जाएगा। उसका आंसर कुछ हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा आंसर। चलिए, उसका लगा लिया। मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ब्याना और सरखेज क्रमशः किन क्षेत्र में? देखिए, सरखेज गुजरात में है। सरखेज कहाँ है? गुजरात में। ब्याना कहाँ है? भरतपुर में। भरतपुर में ब्याना था। आज ये यहाँ नील के लिए प्रसिद्ध था ये। और मदद ए मास या सयुर्गल भूमि के संबंध में, देखिए, भूमियाँ हम लोग पढ़े हैं कि भूमि जो हुआ करती थी 3 प्रकार के हुआ करती थी। भूमि कितना प्रकार के हुआ करती थी? 3 प्रकार के भूमि हुआ करती थी। तो मदद ए मास जो भूमि था ना, तो पढ़ते हैं यह खालसा भूमि का एक प्रकार का, जिसमें जिस राज्य को आय होती थी। तो ये तो नहीं होगा। ये अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी। हाँ, यह अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी, जिसे मदद ए मास भूमि कहा जाता है या सयुर्गल भूमि कहा जाता है। चलिए, तो सही हो गया। अकबर के शासनकाल में 5000 जात की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या 29 थी। अभी बताए थे गोलका में, याद रखिए, जो बताए थे हम अभी। और तो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गया था? 79 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा आंसर। अभी तुरंत हम पहले डिस्कस किए हुए हैं इसका। मुगल राजस्व प्रणाली में तहसीस और तहसील, ये 2 गो कर प्रणाली है। कर निर्धारण और कर वसूली से संबंधित है। कर निर्धारण और कर वसूली से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया ये। खालसा भूमि से संबंधित है, खालसा भूमि पर लागू करते थे, टोडरमल द्वारा जो किया गया था उसी से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका। किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहाँ का नाम अंकित करवाया था? बताइए। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा तो आप लोग ऐसे उड़ा दीजिएगा, जहांगीर मार लीजिए, नूरजहाँ से संबंधित है, ठीक। तो उसमें कुछ नहीं करना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क मुगल काल में दस्तक कहलाता था? दस्तक के बाद परमिट भी था, परमिट था, कुछ था, परमिट था। ये आंसर हो जाएगा 20 का। मनसबदारों की श्रेणियाँ, नहीं, सब कुछ नहीं था, बाकी जो दिया हुआ टक्सल नहीं। मनसबदारों की श्रेणियों के संदर्भ में बता था अमीर ए आजम। देखिए, अमीर ए आजम ना, तो पहले इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, मनसबदार को इतना 10 से 500 को मनसबदार कहा जाता था। 10 से जो 500 मनसब लेता था उसको मनसबदार कहा जाता था ना। अब 500 से 2500 जो मनसब था उसको उपारिक कहा जाता था। कुछ कहा जाता था? उमरा कहा जाता था। उपारिक नहीं, सॉरी, उमरा कहा जाता था। कुछ कहा जाता था? उमरा रखिए, कुछ उमरा रखिए ना। 2500 से ऊपर के मनसब प्राप्त करने के वाले को अमीर का कहा जाता था, अमीर आजम, अमीर आजम। तीनों याद रखिए। जो 10 से जो 500 मनसब है उसे मनसबदार कहेंगे, और 500 से जो 2500 है उसे उमरा कहेंगे, और 2500 से ऊपर के मनसब जो प्राप्त करने वाले थे उनको अमीर आजम कहेंगे। सोरा और अफीम के उत्पादन के लिए मुगल काल में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक था? तो अपना बिहार हो जाएगा। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान एवं मध्य गंगा का मैदान, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भी गंगा के मैदान है, जो भी जिला आता है उस जिला में हो जाएगा। तो सोरा और अफीम के लिए याद रखिएगा। अब देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी जन्म के संदर्भ में बताना, स्रोतों के मतभेद, परंतु लुसेंट के अनुसार उनका जन्म कब हुआ था? तो 1627 में। लुसेंट के अनुसार लिख लीजिए 6 अप्रैल लुसेंट के अनुसार पूरा है, तो 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग में हुआ था ना।
और कुछ मतभेद वाला बोला है, तो मतभेद के अनुसार कब हुआ था? मतभेद के अनुसार अगर बोलेगा तो मतभेद के अनुसार कब बोला था? तो 1930 में होता है, फरवरी 1930 में ना, द गजेटियर के अनुसार, द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। देखिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 19 फरवरी 1630 को, द गजेटियर ऑफ इंडिया, द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 19 फरवरी 1630 को हुआ था अन्य स्रोत के अनुसार। लेकिन लुसेंट के अनुसार पूछेगा तो 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। चलिए यही आंसर भी आपको लगाना है एग्जाम में आए तो, कैसी ऑथेंटिक है बुक ये। अब देखिए शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में इसे मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। नहीं, इसे नहीं जाना जाता है, इसको किसे जाना जाता है? मुही उल, तो शाहजहाँ तृतीय को जाना जाता है, शाह आलम द्वितीय नहीं, शाहजहाँ तृतीय को। शाहजहाँ तृतीय का ये नाम है। आप जो 59 में बनता है, 1759 में जो शासक बनता है कुछ दिनों के लिए, तो शाह आलम तृतीय, शाहजहाँ तृतीय, शाहजहाँ ये तृतीय के नाम में, शाहजहाँ तृतीय को कहा जाता है मुही उल मिलत। क्या कहा जाता है? शाहजहाँ तृतीय को मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे ये करा 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन गया। हाँ बन गया था। और संधि हुआ था इसके साथ 12 अगस्त के हुआ था, और अवध के नवाब के साथ 16 अगस्त का संधि हुआ था। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। 1800 में गुलाम कादिर खान ने इसकी हत्या करवा दी थी। तो हाँ ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है, कथन 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासन के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया और खुद को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया? तो किसके शासनकाल में किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए। तो अकबर द्वितीय के काल में, किसके काल में हो जाएगा? यहाँ अकबर द्वितीय काल में। अकबर द्वितीय काल है आपका 1806 से लेकर के 1837, 1837, ठीक। बहादुर शाह द्वितीय काल में है 37 से 57। अहमद शाह का काल है 1748 से 1754, 1748 से ये हो जाएगा 1700 आपका 48 हो जाएगा, 1748 से 1754 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा 54 से 59, 59 से हो जाएगा 1759 से 1806 में अभी गुलाम कादिर खान ने इसकी हत्या करवा दी है। हम लोग देखें 1806 के वर्षों से। तो अकबर द्वितीय अब कब किया था? तो 1835 में, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कब किया था? तो 1835 में, 1835 में बंद हो गया था ये। 1835 में मुगल सिक्का का प्रचलन बंद हो गया था, ठीक। और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए आगे देखते हैं हम। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया है। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो ठीक है, 1498 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1664 में। कब होता है? 1664 में, याद रखिएगा। ये कब होता है? ये डेनिश का है। देखिए PDBDFC, डेनिश का, डेनिश 1616 में। डेनिश कब हुआ था? डेनिश क्या हो गया वो? डेनिश याद रखिएगा। डेनिश हो गया, और स्वीडिश हो गया 1731 में। स्वीडिश कब हो गया? तो स्वीडिश वाला भी याद रखिएगा। स्वीडिश हो गया 1731 में, 1731 में, याद रखिएगा। स्वीडिश कब हो गया? 1731 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक कोठियों का संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में सूरत में स्थापित की थी। नहीं, गलत हो गया। सूरत में नहीं, कहाँ स्थापित किया था डचों ने 1605 में? तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में 1605 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम। पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। हाँ, और यहीं पर कोची बनाया था, किलेबंदी स्टार्ट किया था पहले। डचों का मुख्यालय अंत तक मसूलीपट्टनम ही बना रहा है। नहीं भैया, पुलिकट में लेकर चला गया था अंत में, वो तो बहुत सारा बदला था। डचों ने भारत में कभी भी औद्योगिक वेतनभोगी नहीं रखे। वही तो प्रथम थे, तो यहाँ नहीं वाला गलत हो जाएगा। वही तो कभी भी वाला गलती हो जाएगा, मतलब भारत में प्रथम वही थे जो औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे, इसलिए भी। तो आगे देखते हैं। इसी तरह से
अब देखिए यहाँ क्रम दिया है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 22 से 23 अक्टूबर 1764, कहीं कहीं मिलेगा 22 अक्टूबर, बेदरा का युद्ध 1759 में बताए थे, कोलाचेल के मार्तंड वर्मा और चास्टियस के अनुसार बीच हुआ था 1731 में, मतलब डच 1741 में डचों के बीच हुआ था। तो देख लीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, हम बता दिए। मुगल दरबार में आने वाले अंग्रेज दूतों के संबंध बताना है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो हाँ, ये सही हो जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक। अब कहता है सर टॉमस रो ने जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से व्यापारिक छूट प्राप्त किया था। तो हाँ, कब से कब आया था सर टॉमस रो? तो 1615 में आया था। देखिए 1615 में आया था, 1619 तक रहा था। अब उसके बारे में कैप्टन हॉकिंस जो था, देखिए जहांगीर से 500 का मनसब भी उसको प्राप्त था, क्योंकि वह फारसी भाषा का विद्वान था कैप्टन हॉकिंस, इसीलिए खुश होकर के जहांगीर उसको 500 का मनसब भी दिया था कैप्टन हॉकिंस को। तो ये भी इस चीज़ नहीं दिया हुआ है। जब हम अपने नोट्स लेंगे, नोट्स में आएंगे तो वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कथन इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का, क्वेश्चन नंबर 46 का 1 2 दोनों सही हो जाएगा। 47 देख लीजिए, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब और किस शर्त पर दिया गया था? तो गोलकुंडा के शासक से, तो गोलकुंडा के शासक से कब दिया गया था, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपके बीच में देखिए कौची कौची दिया है। तो 1632 ईस्वी, 1600, अच्छा हाँ, अरे एक बार ईस्वी दिया है, और इधर पैगोडा मतलब वही पैसा उसा वाला। तो 1632 में कब गया था? 1632 में, 1639 में तो वहाँ से मद्रास पट्टे पर खरीदेगा। 1611 में मसूलीपट्टनम में किलेबंदी, तो नहीं, ये तो 1611 में मसूलीपट्टनम में किलेबंदी नहीं किया था। चलिए ये सब नहीं है। 1651 में ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं। आपका ये हो जाएगा आंसर, एप्पल हो जाएगा 47 का, 47 का आंसर हो जाएगा एप्पल। आगे देखिए, फिर दिया है क्वेश्चन कि बम्बई यानी मुंबई शहर की स्थापना, अभी बताए थे हम लोग, देखे थे कि ये गेराल्ड एंगियार हो जाएंगे, फ्रांसिस डेकोची हो जाएगा, मद्रास का हो जाएगा, जॉब चॉर्नक कोलकाता का हो जाएगा। ठीक। गेराल्ड एंगियार को बताए थे कि सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर था। बम्बई शहर का स्थापना का श्रेय गेराल्ड एंगियार को दिया जाता है। हम लोग जो देखे थे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के समय ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति स्थापित करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को ड अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। ये इसका कार्यकाल कब होता है? 1605 में आता है, और 1605 से लेकर के, भले 1505 से लेकर के, सॉरी 1505 से लेकर के 1509, 1505 से लेकर के 1509 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूनू रिकुना 29 में आएगा, गोवा राजधानी ले जाएगा। अल्बुकर्क को वास्तविक के संस्थापक माना जाता है। 1510 में इस उपाधि शाह से छीन लेता है। इसमें सब दिया हुआ है, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन मिलता जाएगा, डिस्कशन करते रहेंगे। देखिए अब दिया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में प्रसिद्ध, अरे प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब, तो आप लोग बता दीजिए कौन से थे। तो यहाँ दिया है कौन, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा आंसर इसका, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। लीजिए बहादुर शाह जफर को लगा लीजिए। अंग्रेजों में भारत की व्यापारिक कोठियों के संदर्भ में बताना है। तो देखिए सूरत में प्रयास किया था, फिर मसूलीपट्टनम में 1611 में, 1608 में, 1608 में प्रयास किया था, 1611 हो जाएगा। मसूलीपट्टनम में अस्थाई था, जो कि मसूलीपट्टनम पूर्वी तट पर था मसूलीपट्टनम। सूरत में फिर अस्थाई चल जाएगा, अस्थाई सूरत में चल जाएगा, 1613 होला हो जाएगा ये। और मद्रास में आ जाइए 1639। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाचल की लड़ाई देखिए आ गया कि 1741 में ऐतिहासिक महत्व घटना है, किसके पीछे? त्रावणकोर के राजा मर्दंड वर्मा हो जाएंगे, और वही यूचास्टियस हो जाएगा, यहाँ डचों के बीच में हुआ था। तो ये भी आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है इसलिए बढ़ते चल रहे हैं। किस संधि या घटना के तहत 1765 में शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया? तो इलाहाबाद की संधि हो गया 12 अगस्त 1765 को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हो गया, 12 अगस्त
1765 का हो गया ये। 1661 में बम्बई के हस्तांतरण पुर्तगालियों को अंग्रेजों को किस प्रकार हुआ था? बम्बई का हस्तांतरण पुर्तगालियों को अंग्रेजों को किस प्रकार हुआ था? तो देखिए, तो पुर्तगालियों से राजकुमारी कैथरीन और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज के रूप में, और ये क्या करते हैं कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को देते हैं। कंपनी को कब देते हैं? तो 1668 में कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड किराया लेकर के ना, और 1661 में इनको मिलता है, अंग्रेजों को प्राप्त होता है। लेकिन कंपनी को पूछेगा तो 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिए थे। कौन? चार्ल्स द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत आगमन, तो इसका बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। पहला आया था 1498 में, दूसरा आया था 1502 में, 1502 में, तीसरा बार आया था 1524 में, और दिसंबर 1524 में कोची में इसका मृत्यु हो गया था। तीसरा बार में आया था गवर्नर बन करके, कोची बन करके आया था, गवर्नर बन करके आया था। चलिए, लाल किले में स्थित हीरा महल और हयात बख्श बाग का संबंध किससे है? हयात बख्श बाग का संबंध, तो हीरा महल, देखिए हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था। हम लोग पता है, पेंशनर होते हुए भी पैसा कुछ बचा उचा कर करवाए थे। हयात बख्श बाग नोट में उल्लिखित है, तो इसका हयात बख्श बाग शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था लाल किला में ना निर्माण। 1639 में फ्रांसिस डेन ने मद्रास को पट्टे पर किस शासक से? तो चंद्रगिरी के राजा से लिया था। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। चलिए, हो गया। नीचे कौन सा? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। असत्य कथन बताना है, ये तो सही हो गया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया आपका। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, ये भी सही हो गया। अंग्रेजों का भारत आने वाला पहला जहाज हेक्टर था? नहीं, रेड ड्रैगन था। कौन था? पहला हेक्टर नहीं था, यहाँ रेड ड्रैगन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन। जहाजवा का नाम कुछ है रेड ड्रैगन। चलिए, याद रखिएगा, रेड ड्रैगन, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। मतलब ए बी सी सही है और डी गलत है आपका, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, असत्य पूछा है तो। वो पहला मुगल शासक कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना? तो अंग्रेजों का पेंशनर कौन बन गया? आपका शाह आलम द्वितीय। कौन हो जाएगा? आंसर कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर कौन सी हो जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बन गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अधिपत्र के अनुसार पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार किसको प्राप्त था? एकाधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा? तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंग्लैंड के सही नहीं, नहीं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था। फिर मराठा प्रशासन में देशमुख और देशपांडे के संदर्भ में कौन से कथन बताना है, विचार करना है, सत्य बताना है। ये जिला स्तर के अधिकारी थे, तो सही है ये। इनका मुख्य कार्य मामलतदार पर नियंत्रण रखना था, ये भी सही था। ये सीधे सर सूबेदार को रिपोर्ट, नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है इसका। 61 का केवल 1 और 2 सही है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मराठा काल में मिरासदार और देखिए ऊपरी से शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? क्रमशः देखिए, अब यहाँ ऊपरी आमदनी बटाईदार कृषक थे और मिरासदार कौन थे? तो अस्थाई भूस्वामी वाला थे, ये भी सही हो जाएगा। 62 का एप्पल हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से 100 क्वेश्चन है। और मराठा सैन्य अभियानों में पिंडारियों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पिंडारियों की भूमिका के, पिंडारी पेशे से लुटेरे थे जो सेना के साथ चलते थे, तो ये तो सही हो गया। वे पालपट्टी नामक कर वसूलते थे, सही है। अपनी लूट का 50% हिस्सा सरकार को नहीं, 25% देते थे। क्या करते थे ना कि युद्ध पर जब मराठा साथ जाते थे तो इनको साथ में ले लेते थे, और मराठी इधर युद्ध करते थे, उधर लूट पाट कर करके रखते थे, अब 25% हिस्सा देते थे। युद्ध के समय वे मराठा सेना के सहायक के रूप में कार्य करते थे। ये सब सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा, सी असत्य है। चलिए, देख लीजिएगा।
उपनाम और उसका उपाधि आ गया आपका। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर किसने कहा है? खाफी खान कहा है, खाफी खान कहा है। लम्फट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। लम्फट मूर्ख फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है जहांदार शाह की हत्या करने के आरोप में। और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इसका नाम था रोशन अख्तर नाम था। चलिए सही है। बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था, ये भी याद रखिएगा। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए मांगना काटा शाही प्रमाण के पीछे तत्कालिक कारण क्या था? वही डॉक्टर हैमिल्टन और बादशाह के जानलेवा घर का इलाज करना, जो सुरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल गया था। और यही क्या था? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर मुगलकालीन शासकों का क्रम काल क्रम के अनुसार से, तो सबसे पहले देखिए समझिएगा, एक बार हम बोल देते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम आता है 7 से 12। 12 से 13 आता है जहांदार शाह। 12 से 13 कौन आएगा? जहांदार शाह। और जहांदार शाह की हत्या कर देता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कर दिया, फर्रुखसियर कर दिया। फर्रुखसियर का रफ़ी उद्दरजात, फिर रफ़ी उद्दौलत, ये हो जाएगा आंसर, एक क्रम में है। फिर आ जाएगा, बोल देते हैं एक बार, फिर आ जाएगा आपका मोहम्मद शाह आ जाएगा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आ जाएगा। अहमद शाह के बाद आ जाएगा आलमगीर द्वितीय। फिर आलमगीर द्वितीय के बाद आता है 59 में शाहजहाँ तृतीय। फिर 59 से फिर चलेगा आपका 1806 तक शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय आता है 6 से 37। फिर बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर 37 से 57। आगे बढ़ते हैं। इजारा प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक के काल में और किस उद्देश्य से की गई थी? जहांदार शाह द्वारा वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जहांदार शाह द्वारा वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब मराठा ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के पद में पटेल सबसे उपके होते थे। पटेल हो गया, पटेल के नीचे कुलकर्णी, और कुलकर्णी के नीचे होते थे चौगुले। कौन होते थे? चौगुले। तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी कि कौन किसके बीच में होता था। पहले कौन चीज़ होते थे? तो पटेल, पटेल के नीचे कुलकर्णी, कुलकर्णी के नीचे कौन होते थे? चौगुले होते थे। चौगुले ना, चौगुले सहायता करता था। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 में देखिए नादिर शाह किया था। तो 1739 किसका कार्यकाल में आएगा? तो 1739 से आ जाएगा आपका मोहम्मद शाह का कार्यकाल। इसका था 1719 से, क्योंकि 1700 अभी बताए थे 1719 से 1748 तक, 1748 तक। अब बताए थे कि 70 करोड़ की लूट थी। मयूर सिंहासन ले गया, जीज मोहम्मद शाही ले गया, और कोहिनूर हीरा ले गया। 70 करोड़ लूटा। दिल्ली में 12 मार्च 1739 को प्रवेश किया था। 57 दिन तक दिल्ली को लूटा। एकदम इसी से खोखला हो गया। कौन हो गया? खोखले हो गया था ये। सैयद बंधु यानी हुसैन अली अब्दुल्ला खां को भारतीय इतिहास में शासक किंग मेकर कहा जाता है। कारण क्योंकि उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करवा दी थी। तो ये दोनों सही हो सकता है, व्याख्या भी करता है। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए लगा लीजिए कि दोनों सही भी है और व्याख्या भी करता है। 1 सेकेंड। तो आपका ये दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, वो तो हो गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा मराठा प्रशासन में पोतदार का क्या तात्पर्य था? प्रगने का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सिक्कों के भार और धातु की शुद्धता की जांच करना। पोतदार, पोत कर कोची करेंगे? पोत, परत एक होता है ना, धातु में क्या होता है? परत, याद रखिएगा। तो पोतदार सिक्कों के भार और धातु की शुद्धता की जांच करना पोतदार का कार्य था ना। अरे ये सब तो नहीं हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुए राज्यों उनको संस्थापकों का कौन से देखिए। जो जो हम लोग पढ़े हैं आगे डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, वो सारा चीज़ इसमें दिया। जैसे अवध का सादत खां, जैसे बुरहान उल मुल्क कहा भी कहा जाता है, ठीक। हैदराबाद का चिनकिलिज का निजाम उल मुल्क कहा जाता है। कर्नाटक का सदुल्ला खां। रुहेलखंड का मुर्शिद कुली खान कहाँ से हो जाएगा? थी गलती हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां तो कहाँ के था? बंगाल के था। और रुहेलखंड का कौन था? दाऊद था, मीर दाऊद। और मोहम्मद खां था, अली मोहम्मद खां और मीर दाऊद हो जाएगा। ये गलत था। मुगल,
हरम की किस महिला को अहमद शाह के शासनकाल में किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी और जिसका प्रशासन अत्यधिक हस्तक्षेप था? तो ऊधम बाई को दिया गया था। ये भी यही क्वेश्चन लगा लीजिएगा एकदम हमारे तरफ से कि मुगल मुगल हरम की किस महिला को अहमद शाह के शासनकाल में किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी और जिसका प्रशासन अत्यधिक हस्तक्षेप था? तो ऊधम बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? ऊधम बाई हो जाएगा। मराठा प्रशासन में कारकुन नामक अधिकारी की विशिष्ट जिम्मेदारी क्या थी? अब देखिए, एक कारकुन नामक अधिकारी भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कारकुन। तो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देना, विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देना इसका कार्य थी था। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय यानी मात्र कुछ महीने तक शासन किया था? देखिए, कुछ महीने सबसे कम, तो रफ़ी उद्दौला नहीं है, रफ़ी उद्दरजात यहाँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दरजात हो जाएगा ना। सबसे कम दिन तक कौन किया था? रफ़ी उद्दौला। लगभग 3 मंथ था। रफ़ी उद्दौला लगभग 4 मंथ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के समय 1757 का ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का हुआ था? और 1757 में अब बताइए आप हमको कि कौन होगा? अहमद शाह 48 से 54, अकबर द्वितीय 1800 से 1837, आलमगीर द्वितीय 54 से 59। आलमगीर द्वितीय काल को था 54 से 59। तो 54 से 59 किसके काल में होगा? 57 तो इसके काल में होगा। तो आलमगीर द्वितीय हो गया, आलमगीर द्वितीय। और इसके अपने ही सेनापति इसका गला काट देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल सबको कई बार बता चुके हैं, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मराठा ग्राम व्यवस्था में 12 बलुटे, 12 बलुटे और 12 अलूटे। अलूटे क्या होते थे? सेवक, सेवक कोरे कहते थे। बलुटे क्या होते थे? शिल्पी होते थे। तो देखिए, तो उल्टा दिया है। बलुटे मतलब बलुटे शिल्पी को कहते थे, अलूटे किसी को कहते थे? सेवक को कहते थे। यहाँ कुछ नहीं दिया तो सी आप लगा सकते हैं सर इसका। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान किए थे अवध के संस्थापक? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह का हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह से बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त किया था। कौन? तो अवध के संस्थापक सारद खां। चलिए, अब लाल कुमारी नामक वेश्या का हस्तक्षेप, लाल कुमारी वेश्या नामक हस्तक्षेप कहाँ हो जाएगा? तो आपका जहांदार शाह। लाल कुंवर वही जहांदार शाह को प्रभावित करते थे। इसलिए मराठा प्रशासन के समय में महल महल के प्रशासन में हवलदार की सहायता कौन से अधिकारी करते थे? बताए थे कि मजुमदार और फडणवीस दोनों जो थे ये महल के प्रशासन में हवलदार की सहायता करते थे। तो मजुमदार और फडणवीस दोनों हो जाएगा यहाँ, अभी हम लोग देखे थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में किलों की सुरक्षा के लिए नियुक्ति अधिकारियों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था देखता था, एकदम सही है भैया ये तो। और इसके कौन करता था? तो फडणवीस और मजुमदार इसके सहायता करते। सर नौबत किले की सेना का नेतृत्व करेगा, ये गलती दिया है यहाँ, इसका ये हो जाएगा। और सबनिस किले की बताए थे सब कुछ, अब जो बच गया अर्थव्यवस्था पत्र बार ये सब सबनिस हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा और इसका उल्टा दिया हुआ है, देख लीजिएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मुगल साम्राज्य के प्रति अपनाई गई नीति के संदर्भ में उन्होंने शाहू को उत्साहित करते हुए पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करने की बात कही थी। इसके जवाब में शाहू ने उन्हें क्या कहा था? तो आप देख लीजिए एक बार। अच्छा, ये बात भी है, डायलॉग भी एक तरह से लगता है हमको। तो आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, यही कहा गया था उसमें। नहीं, सब नहीं संबंधित है, कोई नहीं समझते है। इसका आंसर नहीं हो तो बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 82 का बी लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखें। अब देखिए संधि आ गया। संधि हम लोग जो पढ़े थे, वारणा की संधि 1731 हो जाएगा, पहले इसी को लिख लीजिए। संगोला की संधि 1750 हो जाएगा। इससे पेशवा पुरंदर की संधि 1775 वाला दिया है, ये 1775 वाला दिया है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1775 नहीं, 1776 वाला दिया है। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुआ था? सालबाई की संधि से जो मराठा प्रथम खत्म हुआ था, तो आपका 1782 हो जाएगा। ये देख लीजिए कौन होगा इसका आंसर। अब
एप्पल हो जाएगा पे। सोंगोला की संधि आइएगा, देखिए 1750 में मराठा राजनीति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा। मराठा संगठन का वास्तविक नेता और प्रधान पेशवा बन गया। 84 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका बॉल आंसर हो जाएगा 84 का। इसी से तो राजा राम इसमें द्वितीय और ये बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था ना। राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत की संधि आ जाइए। सूरत की संधि हो गया आपका 1775। सूरत की संधि। पुरंदर की संधि 1776, ठीक बोले थे, पुरंदर की संधि 1776 हो जाएगा। और सूरत की संधि 1775। सूरत की संधि 1775 हो गया। बसीन की संधि 1802 या बेसिन की संधि। देवगांव की संधि 1803। पूना की संधि 1817। ABCD 1 2 3 4 और बी आंसर। आंग्ल 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा। देवगांव की संधि के तहत रघुजी भोसले ने अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र सौंपा था। बालासार सहित। देखिए ये आंसर इसका हो गया आपका। ये नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले तो वो सिंधिया सौंप दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का राज्य सौंप दिया था। 86 का बॉल हो जाएगा। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले कौन सौंपा था, तो सिंधिया सौंपा था, ये सिंधिया सौंप दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिससे मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। ये माधव नारायण प्रथम का कारण है। ये अपना खोई हुए प्रतिष्ठा को वापस लाएं और फिर से मुगल बादशाह को जो इलाहाबाद में कैद था